गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि कल से अपन ने ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 11 को स्टार्ट किया था, तो कक्षा 11 में कल अपन ने एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक पढ़ा था कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा कि आप लोग अभी अभी कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हो, अभी 2 दिन पहले फ्री हुई हो, तो आपके माइंड में तो अभी ये चल रहा होगा कि अभी हम 2 दिन पहले तो फ्री हुए हैं, अभी अपनी क्लासेज स्टार्ट हो गई, तो कैसे पढ़ना पढ़ाना सारे दिन यही थोड़ी ना चलता रहेगा। आप ये सोच के देखो कि ये जो समय है ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज तक समय का इंतज़ार हमने किया है, हमारा इंतज़ार समय ने नहीं किया। तो समय इंतज़ार नहीं कर रहा, तो आप ये सोचो कि जो जुलाई 2020 है, गवर्नमेंट ने स्कूल चलाने के लिए अभी 31 जुलाई तक ऑफ है, लेकिन अपना जुलाई वापस 2020 अपनी लाइफ में लौटकर कभी नहीं आने वाला। अगर आए तो आप कोई अगर आप में से चैलेंज कर सकता है कि साहब मेरा 2020 जुलाई वापस आ सकता है, तो आप मुझे कह सकते हो कि रियल में 2020 जुलाई में वापस ला सकता हूँ। 2021 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है, लेकिन 20 नहीं आएगा। तो अपने लाइफ में ये जो महीना है ये वापस लौटकर आने वाला है नहीं। तो अपने कैरियर के प्रति अपने को जागरूक होना है। आपको पता है अभी साइंस का युग चल रहा है, तो साइंस के युग में अपने को क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, क्योंकि कक्षा 10 का बच्चा होता है वो थोड़ा अबोध होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने गार्जियंस के प्रेशर की वजह से कोई ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेता है कि लाइफ में उसको कई बार बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो आपको उसी का चुनाव करना चाहिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ने में अगर रुचि जागृत की तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि लोगों ने एक हवा बना रखा साइंस पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ बहुत आसान है, साइंस पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान काम है, आर्ट से भी आसान काम है। बस साइंस आती है कंटिन्यूटी, यानी अगर आप अपने आप को कंटिन्यू रखोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साइंस एक स्टेप बाय स्टेप चलती है, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन। सीखना आसान होता है, लेकिन अगर आपने एक पढ़ा उस दिन आ गए, दो पढ़ा उस दिन नहीं है, तीन पढ़ा उस दिन आए, तो एक के बाद में आप तो तीन ही पढ़ोगे। फिर अगर जब आपको बीच में दो की कभी सामने आपको, तो आप सोचो कि दो तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि उस दिन आप थे ही नहीं, तब आपके सामने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप कंटिन्यू लगातार अगर स्टडी करते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो जैसे मान लो साइंस एक ये भी नहीं है कि साइंस की साहब लोग ये भी हवा बनाते किसी के 80 बने 90 बने तो ही वो साइंस में जा सकता है, वरना साइंस में कुछ नहीं कर सकता। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 10th के परसेंटेज कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एग्जाम टाइम में आप डिप्रेशन में थे या बीमार हो गए या किसी रीजन से, या मान लो आपको अच्छा कोई मार्गदर्शन नहीं मिला जिसकी वजह से आप अपना 10th का स्कोर नहीं कर पाए। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बता सकता हूं जिसमें एक 10th में 40% वाला स्टूडेंट्स अगर मान लो डॉक्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक 36% वाला स्टूडेंट्स अगर 12th में 76 या 80 तक बना सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो, आप में इतनी एबिलिटी है, सिर्फ अपने आप को पहचानना होता है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तो अपने आप को पहचानने के लिए कभी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो, कभी अपने ऊपर नर्वसता को हावी मत होने दो। एकजुट होकर अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। तो कक्षा 11 में आप सब्जेक्ट के चुनाव में अगर मान लो आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अगर आपने बायोलॉजी का चुनाव किया है तो बायोलॉजी में आप और क्या क्या कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि सभी डॉक्टर बने, सभी का IQ जरूरी नहीं कि एक समान हो, तो डॉक्टर नहीं तो इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। मान लो आपने 12th किया है, BSc की है, B.Ed किया है, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो, बैंकिंग लाइन में आप जा सकते हो। इसके अलावा D फार्मेसी है, B फार्मेसी है, नर्सिंग है, ठीक है। इसके अलावा जेट का एग्जाम जो एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपके लिए इतने दरवाजे खुल जाएंगे जिसमें आप जो चाहो उस चीज़ का चुनाव कर सकते हो। तो किसी चीज़ का कोई होवा नहीं होना चाहिए। अगर आप माइंड को रिप्रेस करके अगर एकजुट होकर स्टडी करोगे, कभी माइंड के ऊपर आप परसेंटेज को हावी नहीं होने दोगे,
कभी अपने आप को साइंस मानकर उसको हावी नहीं होने दोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसी कड़ी में जैसे कल अपन ने कक्षा 11 क्लास स्टार्ट की थी, तो आज उसका सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोशिका के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी कि कोशिका क्या है। तो उसी पार्ट में कोशिका के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण ईंट से होता है, उसी प्रकार से जीवों के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। तो कोशिका का अध्ययन किसने किया था? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका के आधार पर जीव कैसे थे? तो आज अपन पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो देखिए, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? थोड़ा सा मैं आपको वर्गीकरण के बारे में लेके चलता हूं कि आपने जीवों का वर्गीकरण, जैसे अपन आगे की स्टडी में पढ़ेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है, क्या होता है वर्गीकरण। क्योंकि कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले अपन एक शब्द यहां तुम देख ले कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण कि जीवों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूह में जो विभाजित करते हैं वही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। किसे कहेंगे? जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में क्या करना? विभाजित करना, वही क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। क्या अपन एक समूह में है क्या? भाई मानव है, अलग है, पादप है, आपके गाय भैंस भेड़ बकरी है, तो इनको अपन अलग अलग समूह में रखते हैं क्योंकि उनके अलग अलग लक्षणों के आधार पर। तो उनके अलग अलग जो लक्षण है तो वही उसमें क्या करती है कि समान लक्षण है उनको एक तरफ रखते हैं और जो असमान लक्षण उनको एक तरफ रखते हैं। तो समानता और असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो इसी वर्गीकरण के संदर्भ में आपको पता होगा कि 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत और 5 जगत। तो 5 जगत जो वर्गीकरण प्रणाली देने वाले जो वैज्ञानिक थे, कौन थे? RH व्हिटेकर। मैं आपको इसका लिंक जोड़ के बता रहा हूं कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। तो RH व्हिटेकर ने क्या किया था कि जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। कितने जगतों में? 5 जगतों में। और वो 5 जगत कौन कौन से थे? वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर? तो इन 5 जगतों में विभाजित किया था। तो इनमें एक जगत है मोनेरा जगत। कौन सा जगत है? मोनेरा जगत। इस मोनेरा जगत के जितने जीव है उन जीवों के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाएगी मोनेरा जगत के जीवों में? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इस जगत के जीव को प्रोकैरियोट जीव भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जगत के अंदर सम्मिलित किया गया है जीवाणुओं को। किसको सम्मिलित किया गया इसमें? जीवाणु। क्लियर? तो मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु को सम्मिलित किया जाता है और इन जीवाणुओं के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और बाकी चारों जो जगत है उनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। तो इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मेनली क्या फर्क है? अंतर अपन दोनों का अलग अलग स्टडी करने के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेन अंतर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है इसमें? सुविकसित केंद्रक का अभाव। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक उपस्थित। क्लियर? ठीक है। तो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग अलग क्या कर दिया? विभाजित कर दिया।
तो अब अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो टॉपिक डालो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर अपन संरचना देखते हैं तो एक जीवाणु जो कोशिका होती है वो कैसी होती है। तो एक सामान्य जीवाणु कोशिका की अगर अपन स्टडी करें ध्यान देना। तो अपन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्र का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसकी संरचना में कौन कौन सा पार्ट होते हैं। तो जीवाणु जगत के अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है तो इसमें एक बाहर की ओर एक दृढ़ आवरण से निर्मित कोशिका भीति पाई जाती है। ये जो कोशिका भीति होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर किसका निर्माण होता है, कोशिका
भित्ति का निर्माण होता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के अंदर की ओर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, और कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। अब इन कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, तो ये कहीं से क्या होती है, मोटी हो जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु की सुरक्षा करने में क्या होती है, सहायक होती है। इस मोटे स्तर को कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है कि जीवाणु कोशिका भित्ति का जो मोटा आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो डीएनए होता है, क्योंकि इसमें स्टोन प्रोटीन का क्या है, अभाव, केंद्रक है नहीं, तो इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए एक जगह क्या रहता है, संगठित रहता है। तो डीएनए यहाँ किसका कार्य करता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो डीएनए यहाँ जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है वो क्या करता है कि केंद्रक का अभाव होने के कारण से नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ में एक जगह संगठित रहता है। तो एक जगह संगठित रहेगा, इसको कहते हैं अपन केंद्रकाप। क्या कहते हैं इसको, यानी इस वाले पार्ट को, केंद्रक तो नहीं है लेकिन ये केंद्रकाप के नाम से जाना जाएगा। केंद्रकाप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में संगठित रहता है, उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र का अभाव होने के कारण से जो आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है वो नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ में एक जगह क्या रहता है, संगठित रहता है। तो उस केंद्र के समान संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण से अपन इसको क्या कहेंगे, केंद्रकाप के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा ये जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थों का संचरण करता है, लेकिन इस जीवाणु कोशिका के अंदर आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त अन्य डीएनए पाया जाता है। तो जो आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाता है इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है, इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले डीएनए को क्या कहते हैं, पुनः प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड वेक्टर का कार्य करता है, यानी वाहक का कार्य करता है, संवाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा इन कोशिकाओं में 17 राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा एस राइबोसोम पाया जाएगा, 17, क्योंकि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 17 और 80। तो इसमें कौन सा राइबोसोम है, 17 राइबोसोम। इसके अलावा अंदर की ओर इसका जो मैट्रिक्स होगा कोशिका द्रव्य, ठीक है। इनमें गति के लिए जीवाणु कोशिका के अंदर बाहर उभरी हुई संरचनाएं, जिनको अपन क्या कहते हैं, पक्षमाभ या कसाभिका के नाम से जाना जाता है, जो गति में क्या होती है, सहायक होती है। तो इस प्रकार से एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः छोटी होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर तक होता है। कितना होता है इसका आकार, लगभग 0.1 से लेकर सामान्यतः 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर तक। आपको पता होगा कि जीव जगत की सबसे जो छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, यह भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी है, प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, जीव जगत का जोकर। क्यों कहते हैं जीव जगत का जोकर, क्योंकि आपको पता होगा जोकर का काम क्या होता है, लोगों को हंसाना, ठीक है, अपना रूप बदलना। उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा भी क्या करता है, अपना रूप बदलता है। क्यों बदलता है माइकोप्लाज्मा अपना रूप, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होने के कारण से उसका निश्चित कोशिकी आकृति नहीं होती, जिसके कारण से उसकी कोशिकी संरचना परिवर्तित होती रहती है, जिस कारण माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है फिर, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका रहेगी, इसको क्या कहा जाएगा, जीव जगत का जोकर कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पहली चीज। दूसरी, इसमें आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मिड कहा जाएगा। इसके अलावा कि इसमें केंद्रक तो नहीं होता, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ में एक जगह संगठित रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, केंद्रकाप कहा जाता है। अगर कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से में सहायक होती है, तो उस मोटे स्तर को क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। और इसमें राइबोसोम कितने इस प्रकार का होता है, 17 इस प्रकार का होता है। अन्य दोहरे झिल्लियुक्त कोशिकाओं का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कोई है, अंतःपर्दी जालिका है, केंद्रक है, इन सभी का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। तो इन सभी से मिलकर किसका निर्माण हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरे अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।